नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव इस हफ्ते। अगर हफ्ते भर की कोई भी चुनावी खबर आपसे छूट गई हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपका पसंदीदा कार्यक्रम आ चुका है चुनाव इस हफ्ते। इस हफ्ते लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ हुआ, किसके समीकरण बने, किसके बिगड़े, क्या चल रहा है सियासी गलियारों में, किसका गठबंधन हो रहा है और कौन हो रहा है दूर, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, जिसे कि चुनावी स्टैंड कहा जा रहा है, जिसके की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सीएए, राम मंदिर, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 के बाद बीजेपी की एक और गुगली, जिसने विपक्ष को नई रणनीति में उलझा दिया है और विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल कर रही है। क्यों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए का अधिसूचना जारी हुई। नागरिकता संशोधन कानून 2019 सीएए को लागू करके बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले हिंदुत्व की तर्कश में एक और तीर सजा लिया, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। पार्टी की पूरी रणनीति बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना का सवाल खड़ा कर रहे विपक्ष को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के पिच पर फिर से घेरने की है। यही कारण है कि राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे और 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के साथ बीजेपी ने इस पिच पर विपक्ष को चित्त करने के लिए सीएए की गुगली डाली। इस हफ्ते ये खबर चर्चा का विषय रही, केंद्र में रही, और इसलिए भी रही क्योंकि विपक्ष अब इस पर लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ही ये सीएए लाने की आवश्यकता, इसके अधिनियम को लाने की आवश्यकता, इसकी अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सरकार की रणनीति और उम्मीदों के अनुरूप ही विपक्ष इस पर जोरदार तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। विपक्षी दल सीएए के साथ सरकार की आलोचना कर रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित है ये फैसला। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण की कोशिश बता दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया और कहा कि रमजान से एक दिन पहले देश में अशांति फैलाने की कोशिश बिल्कुल गलत है। जाहिर तौर पर बीजेपी को विपक्ष से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद भी थी। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए इसे विपक्ष का हिंदू विरोधी चेहरा बताया है। बहरहाल सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस हफ्ते चुनावी खबरों के बीच सीएए सबसे बड़ी खबर बनी और सीएए की ही बदौलत बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को हिंदू विरोधी सोच वाले एंगल पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। विपक्षी नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और टाइमिंग को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए की आखिर आवश्यकता क्या थी, क्यों थी और क्यों इसे अभी लाया गया। चुनाव इस हफ्ते की बड़ी खबरों में सीएए का जो मुद्दा है ये लगातार छाया रहा। इस हफ्ते स्मृति ईरानी की राहुल को चुनौती ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया और बड़ी चुनौती दे दी। केंद्रीय मंत्री ने राहुल को यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों के कामकाज के बीच अंतर पर बहस करने की चुनौती दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी बीजेपी के साधारण कार्यकर्ताओं के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। कार्यक्रम था नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो युवा महासम्मेलन का। इसे संबोधित कर रही थी स्मृति ईरानी और उन्होंने कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही है तो उन्हें अपने कान खोलकर सुनना चाहिए। यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों में किए गए काम के बीच के अंतर पर एक बहस हो जाए। उन्होंने ये दावा किया कि अगर वो ये चर्चा राहुल गांधी के साथ करना चाहेंगी तो राहुल इस बहस में शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राहुल बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। स्मृति ईरानी की ये चुनौती और राहुल गांधी को लेकर उनका ये बयान इस हफ्ते सुर्खियां बटोरता रहा। लगातार इस पर चर्चा होती रही। क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हैं और अमेठी की सीट पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी नाम नहीं सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी हो सकता हो अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब अमेठी गए थे तो उनका कोई जेस्चर, कोई बिहेवियर, कोई ऐसा एंगल नहीं नजर आया जिससे ये लगा कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों ने जो आकलन किया उन्होंने कहा कि उनका बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर ये नहीं बताता, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कई नेता इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अमेठी को लेकर कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। इस हफ्ते स्मृति ईरानी की ये चुनौती चुनावी मौसम में खूब सुर्खियां बटोरती नजर आई। इस हफ्ते की बड़ी खबर एक गुजरात से भी मिली। अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और फिलहाल
कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल थाम लिया है उन्होंने। गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अर्जुन मोढवाडिया अब बीजेपी का हिस्सा है। मोढवाडिया ने बीजेपी का दामन थामा। इस हफ्ते चुनावी खबरों में यह फेरबदल बहुत चर्चा का विषय रहा, सबका ध्यान उसने खींचा। उनके साथ साथ कांग्रेस के दो और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें पूर्व विधायक अम्बरीश ढेर और मुलुभाई कंडेरिया शामिल हैं। आपको बता दें, मोढवाडिया गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक रहे हैं। 2022 के चुनाव में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज नेता बाबू बोखारिया को उन्होंने हराया था। उनका ये कदम तब सामने आया है जब 7 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश करती दिखाई पड़ी और उससे पहले उन्होंने कांग्रेस का पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बताया यह गया कि करीब 40 सालों तक वो पार्टी के कद्दावर नेता रहे और मोढवाडिया पार्टी नेतृत्व की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराए जाने से आहत थे, नाराज थे। मोढवाडिया गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इस समय वो पोरबंदर से कांग्रेस के विधायक हैं। अर्जुन मोढवाडिया के रूप में गुजरात में कांग्रेस की छवि इस हफ्ते मजबूत तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रही। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया और कांग्रेस का फेल्योर बताया। तब जब राहुल गांधी खुद गुजरात के दौरे पर थे, उससे ठीक पहले अर्जुन मोढवाडिया ने बीजेपी का दामन थामा। चुनाव इस हफ्ते की बड़ी खबरों में अर्जुन मोढवाडिया का पार्टी बदलना सुर्खियों में रहा। चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी खबर आई गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल से। टीएमसी ने गठबंधन को झटका दिया और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कोलकाता में टीएमसी ने मेगा रैली के साथ ही 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। टीएमसी उम्मीदवारों के नामों की सूची में विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को बड़ा झटका लगा, क्योंकि टीएमसी विपक्षी गठबंधन का सहयोगी दल है जो सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। इस बीच कांग्रेस की टीएमसी के घोषणा पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी मजबूत उम्मीदवार उतारा है और ये उम्मीदवार खूब सुर्खियां बटोरता नजर आया, क्योंकि ये कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ था। टीएमसी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची पर विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार टीएमसी के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे को लेकर इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के समझौते को बातचीत के जरिए अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था, न कि एक तरफा घोषणा करके। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती है कि आईएनडीआईए गठबंधन एक साथ मिलकर बीजेपी से लड़े। आपको बता दें, 2 मार्च को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी की थी। उसके बाद 39 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी और टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करके आईएनडीआईए गठबंधन को चौंका दिया। सबसे ज्यादा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, सबसे ज्यादा आईएनडीआईए को झटका लगा। और चुनावी मौसम में, चुनाव इस हफ्ते में, इस खबर ने भी महत्वपूर्ण जगह बनाई। चुनावी मौसम में एक इस्तीफे ने चौंका दिया और रहे खबरों के केंद्र में। वो नाम है अरुण गोयल का। चुनाव आयुक्त के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और लगातार पूरे हफ्ते चर्चा का विषय बने रहे। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। देश में चल रही चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। हालांकि अब आम चुनावों की व्यवस्था का पूरा दारोमदार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर ही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि गोयल ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, ऐसा बताया है। सरकार की तरफ से उन्हें इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वो नहीं माने। सूत्रों का यह दावा है कि 5 मार्च को गोयल सेहत का हवाला देते हुए कोलकाता दौरे को बीच में छोड़कर आ गए। 8 मार्च को उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के साथ चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी थे इस बैठक में और कुछ रिपोर्ट ने यह संकेत दिया कि विभिन्न मुद्दों पर शायद थोड़ा मतभेद था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो चुनावी मौसम में चुनाव आयुक्त का इस तरीके से इस्तीफा देना वाकई में बड़ी भी खबर है। और चुनावी मौसम में जब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में ये कदम वाकई में सवालों के घेरे में है। और वैसा ही हुआ, विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और जमकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरती नजर आई। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा, बीजेपी को जमकर घेरा। और ये इस्तीफा इस हफ्ते चुनावी मौसम में बना सबसे बड़ा मुद्दा और विपक्षियों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया।
इस हफ्ते की बड़ी खबर जो और चर्चा में रही वो थी महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। तय फॉर्मूले के तहत राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 सीटों पर और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। औपचारिक ऐलान का बस इंतजार है। अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में ये बैठक हुई और पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। हालांकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राज्य में सीट शेयरिंग का आधिकारिक घोषणा जो है वो होगी। दूसरी लिस्ट का इंतजार है बीजेपी की, क्योंकि उसी लिस्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सीटों को जगह दी जाएगी। उधर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी पार्टियों के अलायंस महाविकास अघाड़ी एमवीए की भी मुंबई में मीटिंग हुई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के नेता बालासाहब थोराट ने बताया कि बैठक अच्छी रही, बहुत जल्द हम सीटों को लेकर अगली बैठक भी करेंगे और हमें उम्मीद है कि नतीजे अच्छे होंगे। महाराष्ट्र इसलिए भी चर्चा का विषय इसमें रही क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र से आती हैं और महाराष्ट्र में खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला था और एनडीए की वहां बैठक अपने नेतृत्व में की और सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया। माना यह जा रहा है कि दूसरी लिस्ट जब बीजेपी की आएगी तो उसमें महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर कई सारे उम्मीदवार दिखाई पड़ेंगे। इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का भी है। इस हफ्ते महाराष्ट्र की यह बैठक और सीट शेयरिंग पर बनी बात चर्चा का विषय रही और खबरों के केंद्र में भी। चलिए महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार भी इस हफ्ते खूब चर्चा का केंद्र बना रहा और खूब सुर्खियां बटोरता रहा। वजह थी चिराग पासवान और उनके चाचा पारस पासवान। इनके बीच की बिगड़ी बात बीजेपी सुलझाने की कोशिश में है, हालांकि अभी तक बात बनी नहीं है। कहा यह गया कि चिराग पासवान को गठबंधन ने कई सीटों का ऑफर दिया है और अगर चिराग पासवान आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ मुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को बड़ा झटका बीजेपी बिहार में लगेगा, बीजेपी को और एनडीए को, और आईएनडीआईए गठबंधन बिहार में मजबूत होता नजर आएगा। हालांकि इस बीच अभी तक किसी तरह का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, ना चिराग पासवान की तरफ से, ना एनडीए की तरफ से और ना आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से। फिर भी 7 से 8 सीटें देने की बात चर्चा में आई, क्योंकि कहा यह गया कि चिराग पासवान को आईएनडीआईए गठबंधन ने 7 से 8 सीटों का ऑफर दिया है साथ आने के लिए। चर्चा पूरे हफ्ते ये होती रही कि चिराग पासवान क्या एनडीए के छाते के नीचे का साथ छोड़ देंगे, क्या आईएनडीआईए गठबंधन में चले जाएंगे। इस बीच खबर यह भी आई कि चिराग पासवान और उनके चाचा पारस के बीच बिगड़ी बात बीजेपी सुलझा भी लेगी। कई सीटों पर तेजस्वी को चुनौती देने की भी तैयारी बीजेपी ने बिहार में कर ली है। एनडीए ने बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर सहयोगी दलों के बीच प्राथमिक स्तर पर सहमति बना ली है। ऐसी चर्चा तब आई जब लगातार ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान हो सकता हो एनडीए को धोखा दें या एनडीए का साथ छोड़ दें। धोखा कहना शायद उचित नहीं होगा। नीतीश कुमार के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस मुद्दे पर दूसरे दौर की निर्णायक बैठक होगी कि कैसे सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाए। 14-15 मार्च तक सीटों का ऐलान भी हो जाएगा बिहार को लेकर एनडीए का। एनडीए ने इस बार बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार गठबंधन में अधिकतम 12 से 13 सीटें ही दी जा सकती हैं। गठबंधन में नए सहयोगियों के कारण जेडीयू की सीटों में 3 से 4 सीटों की कमी की जा सकती है। इधर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को एक-एक सीटों से संतोष करना पड़ेगा, ऐसी चर्चा है। हालांकि औपचारिक ऐलान किसी तरह का अभी तक नहीं हुआ है। एनडीए का जो पेच है वो लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर फंसा हुआ है, जिसमें चाचा और भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही लगातार एक दूसरे का विरोधी रुख अपनाए हुए हैं, जो कि एनडीए के लिए मुश्किल है। इस बार चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर बीजेपी ने 2-2 लोकसभा सीटें देने की तैयारी की है। हालांकि जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि औपचारिक ऐलान कोई भी नहीं हुआ है, दूसरी लिस्ट का इंतजार है। हो सकता हो दूसरी सूची में महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार पर भी बात बने। लेकिन इस हफ्ते चिराग पासवान ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये कहा जाने लगा कि पीएम मोदी के हनुमान हो सकता हो उनका साथ छोड़ दें। ये कहा जाने लगा कि चिराग पासवान हो सकता हो एनडीए का साथ छोड़कर आईएनडीआईए गठबंधन के साथ चले जाएं, क्योंकि 8 सीटें बहुत होती हैं। अब इस बीच खबर यह है कि एनडीए बिहार में सीट समझौते पर बातचीत कर चुका है, महज औपचारिक ऐलान बाकी है। इस हफ्ते इन तमाम खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अगर आपकी भी कोई खबर चुनाव से जुड़ी हुई छूट जाए तो हर मंगलवार को जरूर देखिए चुनाव इस हफ्ते, जहां हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।